नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 8 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई अनजान इंसान आकर कहे कि उसे 50 लाख रुपए कैश दे दिए जाएं ताकि वो उन्हें शेयर बाजार में लगा सके। राइट। ये कैसे तय होगा कि वो उन पैसों के साथ जुआने खेलेगा? या फिर ये कैसे इंश्योर होगा कि उस मैनेजर को तभी भारी भरकम फीस मिले जब वाकई में मुनाफा कमा कर दिया गया हो? सही बात है। इन करोड़ों रुपए के लेन देन को हवा में तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसके पीछे एक बेहद सख्त, लगभग मिलिट्री ग्रेड कंट्रोल रूम काम करता है। एकदम सही कहा आपने। आज हम उसी कंट्रोल रूम के दरवाजे खोलने वाले हैं। जब भी हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स या ऑपरेशंस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में फाइलों का ढेर, फॉर्म भरना और बहुत सारी बोरिंग थ्योरी आती है। हाँ, मतलब लगता है जैसे कोई बैक ऑफिस का ही काम हो। बिल्कुल, मुझे भी पहले यही लगता था। लेकिन देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे सिर्फ बैक ऑफिस समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये चैप्टर उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी PMS का नर्व सेंटर है। नर्व सेंटर। हाँ, जब कोई स्टूडेंट NISM सर्टिफिकेशन लेकर किसी असल PMS फर्म में काम करना शुरू करता है तो उसे रोजाना करोड़ों के फंड्स हैंडल करने होते हैं। राइट। क्लाइंट्स को कैसे सिस्टम में लाना है, उनके पैसे को कैसे सिक्योर रखना है, और अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, ये सब इसी चैप्टर का हिस्सा है। एग्जाम के हिसाब से भी ये काफी स्कोरिंग है क्योंकि सीधे रूल्स और नंबर्स पूछे जाते हैं। समझिए, ये चैप्टर PMS की दानी का इंजन और स्टीयरिंग व्हील है। वाह, क्या एनालॉजी है ना? मतलब इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा हो, इंजन रूल्स नहीं पता तो गाड़ी क्रैश ही होगी। एकदम बिल्कुल। तो इंजन की बात हो ही गई है तो सबसे पहले देखते हैं कि इस गाड़ी यानी PMS में बैठ कौन सकता है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड तो है नहीं कि 500 रुपए की SIP से शुरू हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिबी ने यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट दीवार खड़ी की है। PMS में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। 50 लाख? हाँ, मतलब 49,99,000 रुपए पर भी अकाउंट नहीं खुल सकता। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये 50 लाख का रूल आखिर क्यों? इसे 5 लाख या 10 लाख क्यों नहीं रखा गया? देखिए, इसके पीछे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का लॉजिक है। म्यूचुअल फंड्स आम जनता के लिए होते हैं जहां रिस्क काफी रेगुलेटेड होता है। हाँ, वहाँ लिमिट्स होती हैं। राइट। लेकिन PMS में फंड मैनेजर बहुत अग्रेसिव और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकता है। तो सेबी का मानना है कि जो इंसान 50 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास बाजार के रिस्क को समझने की समझदारी और नुकसान सहने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, यानी ये रिटेल इन्वेस्टर्स को उन स्ट्रैटेजीज से बचाने के लिए जो उनके लिए शायद सूटेबल ना हो। एग्जैक्टली। समझ गई। और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है इसमें? सिर्फ इंडिविजुअल्स या और लोग भी? इसका दायरा बहुत बड़ा है। इंडिविजुअल्स HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अलावा प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, LLP ट्रस्ट और बॉडी कॉर्पोरेट्स, ये सब एलिजिबल हैं। यहाँ एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ट्रिक क्वेश्चन आता है कि क्या NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ये डाउट बहुत आता है। तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, बस उन्हें RBI की फॉरेन एक्सचेंज गाइडलाइंस के हिसाब से आना होता है। सही कहा। NISM एग्जाम्स में ये पक्का पूछते हैं। तो चलिए, इन्वेस्टर मिल गया, 50 लाख रुपए भी आ गए। अब इस क्लाइंट को सिस्टम के अंदर कैसे लाया जाता है? ऑनबोर्डिंग का क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले क्लाइंट को एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पढ़ना होता है। ओके। उसके बाद KYC पूरी करनी होती है। और ध्यान रहे, पैन कार्ड 100% मैंडेटरी है। बिना पैन के एंट्री 0 है। राइट। फिर एक अग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में एक नया रूल जुड़ गया है, MITC यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। MITC? ये तो मुझे म्यूचुअल फंड्स के उस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड वाले डिस्क्लेमर जैसा लग रहा है। सुनने में वैसा लगता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड होता है। होता क्या था कि अग्रीमेंट्स 50-60 पेज के होते थे। हाँ, और कोई उन्हें पढ़ता नहीं था। बिल्कुल, क्लाइंट्स बस साइन कर देते थे। फिर बाद में डिस्प्यूट होता था कि फीस कितनी कट गई। इसलिए सेबी ने MITC कंपलसरी कर दिया है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें फीस और रिस्क एकदम साफ शब्दों में लिखे होते हैं। ओह वाओ, ये तो काफी ट्रांसपेरेंट हो गया। इसकी कोई डेडलाइन भी है क्या? हाँ, नए क्लाइंट्स के लिए ये 1 अक्टूबर 2024 से जरूरी हो चुका है। और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए 1 जनवरी 2025 तक MITC देना जरूरी है। ग्रेट। ऑनबोर्डिंग में एक और बहुत जरूरी बात है, डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग। हाँ, ये एक गेम चेंजर है। क्लाइंट्स बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे भी PMS में आ सकते हैं ना? और इसमें स्टैट्यूटरी चार्जेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज नहीं लगता। एकदम सही। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपका कमीशन का पैसा बच जाता है। फर्म्स को अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिखना होता है कि डायरेक्ट आने का ऑप्शन है। लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रोल बचा? देखिए, हर क्लाइंट को मार्केट की समझ नहीं होती।
डिस्ट्रीब्यूटर आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही पीएमएस सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, पर जिसको खुद नॉलेज है वो डायरेक्ट जा सकता है। सही बात है। अब क्लाइंट सिस्टम में आ गया, पैसा भी लग गया। अब चलते हैं उस जगह जहां असल एक्शन होता है, डीलिंग टीम या डीलिंग रूम में। ओह, डीलिंग रूम। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सबसे पहला रूल, सिर्फ रिकॉर्डेड टेलीफोन लाइंस का ही इस्तेमाल होगा। अच्छा। हाँ, और मोबाइल फोन्स अलाउड ही नहीं अंदर। इंटरनेट एक्सेस भी सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन तक लिमिटेड होता है। वेट, रियली? मतलब डीलिंग रूम किसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस या हाई सिक्योरिटी एग्जाम हॉल जैसा है? हंसते हुए कहूँ तो बिल्कुल वैसा ही है। इसका रीजन है इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग को रोकना। फ्रंट रनिंग कैसे? मान लीजिए फंड मैनेजर ने डिसाइड किया कि आज 100 करोड़ का रिलायंस खरीदना है। अगर किसी डीलर के पास फोन हुआ तो वो अपने दोस्त को एसएमएस कर देगा कि भाई रिलायंस खरीद ले, प्राइस बढ़ने वाला है। बाप रे, ये तो सीधा सीधा मार्केट मैनिपुलेशन है। एग्जैक्टली। इसीलिए फोन्स बैन होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और एक और रूल है, अगर डिस्क्रेशनरी या नॉन डिस्क्रेशनरी एयूएम 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऑटोमेटेड सिस्टम जरूरी हो जाता है। यहाँ मैं चाहती हूँ आप डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी का फर्क भी शॉर्ट में बता दें। जरूर। डिस्क्रेशनरी पीएमएस में मैनेजर के पास पूरी पावर होती है डिसीजन लेने की, क्लाइंट बस पैसा देता है। नॉन डिस्क्रेशनरी में मैनेजर सिर्फ सलाह देता है, फाइनल डिसीजन क्लाइंट का होता है कि ट्रेड करना है या नहीं। क्लियर। तो क्लाइंट ऑन बोर्ड हो गया, ट्रेडिंग शुरू हो गई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसों की। फीस कैसे चार्ज होती है इसमें? फीस का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं। पहला है हाई वाटरमार्क। हाई वाटरमार्क सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपने शुरुआत में 1 करोड़ रुपए लगाए। ये 1 करोड़ बन गया आपका हाई वाटरमार्क। ओके। अब 1 साल बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। तो इस 20 लाख पर फंड मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस फी ले लेगा। बिल्कुल। अब अगले साल मार्केट गिर गया और पोर्टफोलियो वापस 1 करोड़ पे आ गया। तो कोई फी नहीं लगेगी क्योंकि प्रॉफिट 0 है। सही। अब तीसरे साल पोर्टफोलियो बढ़कर 1.3 करोड़ हो गया। तो अब क्या फंड मैनेजर इस पूरे 30 लाख पर यानी 1 से 1.3 तक फी लेगा? मैं बताती हूँ। इसे एक पहाड़ चढ़ने वाले एनालॉजी से देखते हैं। यानी जहां तक आपने अपना झंडा गाड़ दिया है, जो कि 1.2 करोड़ था, फंड मैनेजर को उससे ऊपर जाने पर ही इनाम मिलेगा। पुराने गड्ढों को भरने का पैसा नहीं मिलेगा। वाह, एकदम परफेक्टली समझाया। मैनेजर को सिर्फ 1.2 और 1.3 करोड़ के बीच का जो 10 लाख का नया प्रॉफिट है, बस उसी पर परफॉर्मेंस फी मिलेगी। राइट। ये तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फेयर है। दूसरा टर्म क्या था? हर्डल रेट। हाँ, हर्डल रेट। ये एक मिनिमम रिटर्न का लेवल है। मान लीजिए 10% हर्डल रेट तय हुआ है। अगर मैनेजर ने साल में 8% रिटर्न दिया तो कोई परफॉर्मेंस फी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर्डल क्लियर नहीं किया। एग्जैक्टली। और अगर 15% रिटर्न दिया तो सिर्फ उस एक्स्ट्रा 5% पर ही परफॉर्मेंस फी चार्ज होगी, पूरा 15% पर नहीं। समझ गई। अब कॉस्ट्स और एग्जिट लोड की भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीएमएस में अपफ्रंट फीस बिल्कुल शून्य होती है। 0। कुछ भी अपफ्रंट चार्ज नहीं किया जा सकता। कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं? नहीं, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रोकरेज को छोड़कर, जो रोजाना के एयूएम का 0.50% से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके। और अगर क्लाइंट को जल्दी पैसे निकालने हो तो एग्जिट लोड का क्या सीन है? उसका भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। हाँ, इसे याद रखने के लिए मैं स्टूडेंट्स को एक ट्रिक बताती हूँ। 3210 रूल। हाँ, ये बढ़िया ट्रिक है। अगर आप पहले साल में पैसा निकालते हैं तो 3% एग्जिट लोड, दूसरे साल में निकालते हैं तो 2%, तीसरे साल में 1% और 3 साल के बाद 0%, यानी कोई एग्जिट लोड नहीं। याद रहेगा ना 3210 रूल? ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स है, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं एनआईएसएम एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे घुमाकर पूछा जाता है। क्वेश्चन 1, विच एंटिटी इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इनटू पीएमएस? ऑप्शंस है प्रोप्राइटरशिप, एओपी, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। काफी सिंपल लग रहा है ये तो। लगता है, पर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि 50 लाख मिनिमम लिमिट है तो सिर्फ इंडिविजुअल्स या बड़ी कंपनीज ही इन्वेस्ट कर पाएंगी। प्रोप्राइटरशिप कैसे करेगी? पर रूल्स के हिसाब से सभी एलिजिबल हैं। राइट। क्वेश्चन 2, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस इन्वेस्टमेंट इज? इसका जवाब तो नींद में भी 50 लाख रुपीस ही निकलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एनआईएसएम की ट्रिक पॉइंट आउट करना चाहूंगी। ऑप्शंस में ना 25 लाख या 5 लाख देकर कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि पहले ये लिमिट 25 लाख थी, पर अब नहीं है। याद रखिए, 50 लाख की मिनिमम टिकट साइज है, दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। एकदम सही। क्वेश्चन 3, FIUIND का रोल, पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया,
इनका काम है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर नजर रखना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो इसमें पीएमएस का क्या काम? अगर मैनेजर को कोई अजीब सा ट्रांजैक्शन दिखता है तो उसकी रिपोर्ट FIUIND को करनी पड़ती है। और यहाँ जरूरी डिटेल ये है कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 7 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है। 7 डेज, ये एग्जाम में पक्का आता है। हाँ, 7 वर्किंग डेज। एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन जब आप लोग NISM क्लियर करके ऑफिस में बैठेंगे तब रियल लाइफ में कैसी सिचुएशंस आएंगी? चलिए प्रैक्टिकल सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। जरूर। सिनेरियो 1, एक पति पत्नी ऑफिस आते हैं और कहते हैं कि 50 लाख का जॉइंट PMS अकाउंट खोलना है। कैसे होगा ये? हो जाएगा, पर अकाउंट फर्स्ट होल्डर के नाम से ही ओपन होता है। अच्छा। हाँ, और सारे डिविडेंड्स या इंटरेस्ट उसी फर्स्ट होल्डर के बैंक अकाउंट में जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसके लगेंगे? KYC और पैन दोनों का लगेगा, साइन दोनों करेंगे। पर सबसे जरूरी बात जो प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान रखनी है, डीमैट अकाउंट में एक बार जो होल्डर बन गए वो बाद में ऐड या डिलीट नहीं हो सकते। मतलब अगर बाद में किसी को हटाना हो तो नया अकाउंट ही खोलना पड़ेगा, पुराना बंद करके। ओ, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं सिनेरियो 2 पर, ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर क्लाइंट खुश नहीं है और लड़ाई हो गई, मतलब उसको लगता है फीस ज्यादा कट गई, तो क्या होगा? हर फर्म में कंप्लायंस ऑफिसर होता है जो ये देखता है, पर अगर वहां से बात ना बने तो सेबी ने स्मार्ट ODR बनाया है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये स्मार्ट ODR कैसे काम करता है? इसके 3 स्टेप प्रोसेस हैं। पहला है प्री कंसिलिएशन। इसमें क्या होता है? इसमें बिना फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के आपस में ही बात करके मैटर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप है कंसिलिएशन। ओके। यहाँ एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है और दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराने का ट्राई करती है। और इन्वेस्टर्स को इसके लिए पे करना पड़ता है? नहीं, पहले 2 स्टेप्स इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। वाह। और अगर तब भी सोल्यूशन ना निकले तो? तब आता है तीसरा स्टेप, आर्बिट्रेशन। ये लीगल और बाइंडिंग डिसीजन होता है। जो ऑर्डर आएगा दोनों को मानना पड़ेगा। समझ गए। अब एक डाउट क्लियरिंग सेशन ले लेते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां अच्छे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। पहला डाउट है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में, TWR वर्सेस XIR। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये टर्म्स काफी टेक्निकल लगते हैं, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। TWR का मतलब है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। राइट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब फंड मैनेजर अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। जैसे अगर वेबसाइट पे लिखना हो कि हमारी स्ट्रैटेजी ने 20% रिटर्न दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि मैनेजर को नहीं पता कि किस क्लाइंट ने किस दिन पैसे डाले, तो वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी का रिटर्न दिखाता है। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को उसके खुद के अकाउंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजनी हो, जिसमें उसने बीच में पैसे डाले भी होंगे, निकाले भी होंगे, हाँ, तो वहाँ XIR यानी एक्सटर्नल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें फंड इनफ्लो और आउटफ्लो का टाइमिंग भी मैटर करता है। क्लियर। स्ट्रैटेजी के लिए TWR, इंडिविजुअल के लिए XIR। दूसरा डाउट, क्लाइंट्स को रिपोर्ट कब भेजनी होती है? वैसा तो अग्रीमेंट में जो लिखा हो उस हिसाब से भेजते हैं, लेकिन सेबी का रूल है कि 3 महीने यानी 3 मंथ से ज्यादा का गैप कभी नहीं हो सकता। हर क्वार्टर में एक रिपोर्ट कंपलसरी है। बिल्कुल। चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों, तो दिमाग में सब कुछ लॉक कर लेते हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स का टाइम है। तो 5-6 सबसे जरूरी मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स मैं फटाफट बता देता हूँ। नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है। सही। नंबर 2, अपफ्रंट फीस नहीं लगती और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिमिट डेली AUM का 0.50% है। बिल्कुल। और नंबर 3 है हमारी एग्जिट लोड ट्रिक 3210, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के लिए। नंबर 4, FIUIND को अगर कोई सस्पिशियस रिपोर्टिंग करनी है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर करनी है। परफेक्ट। नंबर 5, स्मार्ट ODR के 3 स्टेप्स, प्री कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन। और आखिरी पॉइंट, रिपोर्टिंग लिमिट, मैक्सिमम 3 महीने का गैप हो सकता है बस। एग्जैक्ट। ये चीजें एग्जाम में आनी ही आनी है। चलिए, सब कुछ लॉक हो गया। अब जाते जाते एक सोचने वाला सवाल छोड़ती हूँ आपके लिए। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, जब सिर्फ 1000 करोड़ के AUM पर सेबी ऑटोमेटेड सिस्टम और स्ट्रिक्ट डीलिंग रूम रूल्स लगा देती है, हाँ, है ना? तो जैसे जैसे AI और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, भविष्य में PMS का ऑपरेशन कितना हाईटेक हो जाएगा। बहुत ज्यादा। क्या फंड मैनेजर्स की जगह पूरी तरह से एल्गोरिदम्स ले लेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ NISMseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।